नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.3 के 1 से 5 तक के सवाल हल करेंगे। बच्चों, पीछे के कुछ वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 तक के सवाल हल कर लिए थे। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। प्रश्नावली 6.2 तक के सवाल करने के बाद में हमने अध्याय 7 की प्रश्नावलियों को हल करना स्टार्ट कर दिया था। ये 6.3 और 6.4 के सवाल है वो बीच में रह गए थे, तो आज से फिर से हम प्रश्नावली 6.3 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 6.3 है वो हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम क्वेश्चन 1 से 5 तक के सवालों को हल करेंगे और सेकंड पार्ट में बाकी के शेष 6 से 10 तक के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक कीजिए तथा अपने अन्य साथियों को भी शेयर करें जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए 6.3 का पहला सवाल, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई के अंक की क्या संभावना है। ये पहला प्रश्न दिया गया है, इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं। हमें केवल इस संख्या को देख करके ही ये बताना है कि इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसकी इकाई का अंक क्या होगा। तो इसको समझने के लिए देखिए, हमने प्रश्नावली 6.1 को सरल करते समय ये टेबल आपको बताई थी कि इसमें यह है संख्या का इकाई का अंक, यानी जिस भी संख्या में इकाई का अंक 1 और 9 होता है तो उसकी वर्गमूल की इकाई का अंक 1 होगा, और जिस संख्या में इकाई का अंक 2 और 8 होता है तो उसकी वर्गमूल संख्या में इकाई का अंक 4 होगा। इसी तरह से 3 और 7 इकाई अंक वाली संख्या का वर्गमूल की इकाई का अंक 9 होगा, और 4 और 6 इकाई अंक वाले संख्या का वर्गमूल का इकाई का अंक 6 होगा, और 5 वाली का 5 होगा, और 0 वाली का 0 होगा। तो आप इस टेबल को देख करके आप इस सवाल को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए, जो पहला पार्ट दिया गया है पहले प्रश्न में, उसमें संख्या दी गई है 9801। तो इसमें इकाई का अंक 1 है, और जिस भी संख्या में इकाई का अंक 1 होता है तो उसकी वर्गमूल का इकाई का अंक भी 1 होगा। तो ये हो गया आंसर। तो यानी इसका तो इकाई का अंक 1 होगा। और जो दूसरी संख्या दी गई है उसमें दी गई है 99,856। तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 6 दिया गया है। तो इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह से जो तीसरी संख्या दी गई है वो दी गई है 9,98,001। इसमें इकाई का अंक है, इस संख्या में इकाई का अंक 1 है, इसलिए इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। और जो चौथी दी गई है उस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 5 दिया गया है। तो इसकी जो वर्गमूल संख्या होगी उसमें भी इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही होगा। तो इस तरह से आपको इस टेबल को देखते हुए इनके इकाई के अंक की संभावना है वो हमें बतानी है। तो इस तरह से आपको पहला सवाल करना है। अब देखिए दूसरा सवाल, प्रश्नावली 6.3 का दूसरा सवाल दिया गया है, बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, इसके लिए फिर से आपको जो पहले प्रश्न में टेबल बताई गई है उसको देखिए। जिस भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उसमें इकाई का अंक या तो होगा 1, 9, 6, 5 और 0। इनके अलावा संख्या बच गई कौन सी, एक तो 2, एक 3 और एक 7 और एक बच गई 8।
ये अगर चार संख्याएं किसी भी संख्या के अंत में हैं तो वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इन इकाई के अंक से शुरू होने वाली अगर कोई संख्या है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो देखिए जो 2 का सवाल है उसमें पहला दिया गया है 153। तो 153 में इकाई का अंक क्या है? 3 है। इकाई का अंक दिया गया है 3, जो किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक नहीं होता है। तो अतः है संख्या 153 है वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यह हो गया आपका पहले का आंसर। अब इसी तरह से आपको दूसरे का लिखना है। इसमें देखिए इकाई का अंक क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। तो ये 7 है, वो भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक नहीं होता है। यानी जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। तो 257 है, उसमें भी इकाई का अंक 7 है, जो किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक नहीं होती है। अतः है 257 है वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और जो तीसरा दिया गया है उसमें इकाई का अंक क्या है? 8 है। तो 8 भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या में इकाई का अंक नहीं होता है, इसलिए यह भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और 441 है, उसमें इकाई का अंक क्या दिया गया है? 441 में इकाई का अंक 1 है। अतः है यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यह हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। तो इस दूसरे सवाल में जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, चौथी है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इस तरह से आपको इकाई का अंक देख करके इन संख्याओं में पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान आपको करनी है। अब देखिए तीसरा सवाल। प्रश्न 3 दिया गया, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम जानते हैं कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग है वो n स्क्वायर होता है। यानी जितनी हम क्रम से विषम संख्याओं का योग करेंगे तो जितनी वर्ग संख्याओं का योग करेंगे उतनी का ही वर्ग उनका योग होता है। यह हमने पिछली प्रश्नावली के सवालों को हल किया था, उस समय हमने देखी थी। तो अब हमें क्या करना है कि जो भी संख्या दी हुई है उसमें क्रमशः है हमें विषम संख्याओं को घटाते चलना है। तो देखिए सबसे पहले जो 100 है उसमें सबसे छोटी विषम संख्या है उसको घटाएंगे तो कितना बचेगा? 99। फिर 99 में से दूसरी विषम संख्या है उसको घटाएंगे। इस तरह से क्रमशः घटाते चले जाना है और लास्ट में 0 आए तब आपको रुक जाना है। तो 99 में से 3 घटाएंगे, बचेंगे 96। फिर आपको 96 में से 5 घटाना है, विषम संख्या अगली तीसरी 5 है, तो बचेंगे 91। और इसी तरह से 91 में अब आपको घटाना है 7, तो बचेंगे 84। और 84 में से फिर आपको 9 घटाना है तो बचेंगे 75। और 75 में से फिर घटाना है 11 तो बच जाएंगे 64। और फिर 64 में से आपको घटाना है 13 तो बचेंगे 51। अब 51 में से घटाना है 15। 51 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 36। और फिर 36 में से घटाना है 17 तो बचेंगे 19। और फिर 19 में से आपको घटाना है 19 तो बच जाएगा 0। तो देखिए हमने कितनी संख्याओं कितनी बार हमने घटाने की क्रिया की? 10 बार की। तो अतः है 100 है उसका वर्गमूल होगा 10, यही आंसर होगा। यानी जितनी बार हम घटाएंगे वही उस संख्या का वर्गमूल होगा। तो ये तो हो गया 100 का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। अब देखिए 169 का बार बार घटाने की विधि से वर्गमूल। तो सबसे पहले जो 169 दिया गया उसमें से पहली विषम संख्या घटाएंगे तो बचेगा 168। फिर 168 में से घटाएंगे 3 तो बचेगा 165। फिर 165 में से घटाएंगे 5 तो बचेगा 160। फिर 160 में से घटाएंगे 7 तो बचेगा 153।
फिर 153 में से घटाना है 9, तो बचेगा 146। अब 146 में से घटाएंगे 11, तो बचेंगे 135। अब 135 में से घटाएंगे 13, तो बचेगा 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, और 3 में से घटाएंगे 2, 122 बचेगा। अब 122 में से घटाना है 15, तो बचेगा 107। अब 107 में से घटाएंगे 17, तो बचेगा 90, और अब 90 में से घटाना है 19, तो बचेंगे 71, और 71 में से घटाएंगे 21, तो बचेगा 50, और 50 में से घटाएंगे 23, तो बचेगा 25, और 25 में से जब 25 को घटाएंगे तो बचेगा 0। तो यहाँ देखिए हमने घटाने की क्रिया कितनी बार की, 13 बार की, तो 169 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा 13, यही आंसर होगा। तो ये बार बार घटाने की विधि से हम 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए चौथा सवाल। चौथे सवाल में अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो ये सारे सवाल, इसमें 10 सवाल हैं, वो 10 के 10 सवाल हैं, वो एक ही तरीके से हैं। देखिए हम इसमें 1-2 सवालों को हल करेंगे, बाकी को आपको उसी तरीके से सारे सवालों को हल करना है। सबसे पहले देखिए 729 का वर्गमूल हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले 729 है, उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए इकाई का अंक 9 है, इसलिए 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब देखिए इनका योग है वो 18 होता है, तो 18 में 3 का भाग जाएगा, इसका मतलब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, बच जाएगा 1 12, 3 चौके 12, और 3 तिये 9। अब फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, तो आ जाएगा 8 तिये 24, और 3 एकम 3। फिर से 3 का भाग जाएगा, तो 27 तिये 81, और 27 में फिर 3 का भाग देंगे, आएगा 9, 9 में 3 का भाग देंगे 3 आएगा, 3 में 3 का भाग देंगे 1 आएगा। तो देखिए 729 के अभाज्य गुणनखंड हुए 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब जो यहाँ गुणनखंड आए हैं उनमें 2-2 के आपको युग्म बनाने हैं। तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा 2-2 के युग्म बना करके एक युग्म में से आपको एक अंक लेना है। तो यहाँ देखिए 3-3 के 3 युग्म हो गए 2-2 अंकों के, तो प्रत्येक युग्म में से हमने एक अंक को ले लिया। 3 गुणा 3 गुणा 3। अब 3 को 3 से गुणा करेंगे, 3 तिये 9 और 9 तिये 27। तो 729 है, उसका वर्गमूल हो जाएगा 27, यह हो जाएगा आंसर। अब इसी तरह से बाकी के सारे सवाल हैं उनको आपको हल करना है। चलिए एक 7 का और देख लेते हैं। तो देखिए 5929 के सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो इकाई का अंक इसमें 9 है, तो 9 में 9 होने की वजह से 2 का भाग तो जाएगा नहीं। अब हम इन अंकों का योग करेंगे। 9 और 2 11, 20, 20 और 5 25। तो 25 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए संख्या में भी 3 का भाग नहीं जाएगा, और 2 का नहीं जाता है इसलिए 4 का भी नहीं जाएगा, और 5 है 5 का भाग जाता है जिस संख्या में इकाई का अंक 0 और 5 हो, तो 5 का भाग नहीं जाएगा। अब देखिए इसमें 6 का भाग भी नहीं जाएगा, क्योंकि 2 और 3 का भाग जाता है, उसमें 6 का भाग जाता है। और अब देखिए 7 का भाग, 7 का भाग दे करके इसमें देखते हैं कि जाता है कि नहीं। तो 7 का भाग देंगे तो आएगा 8 7 56, बच जाएंगे 3 32, और 7 चौके 28, बच जाएंगे 2, बच जाएंगे 4, और होंगे 49। तो 7 7 49, यानी 7 का भाग इसमें चला जाएगा। अब इसमें फिर से 7 का भाग देते हैं। तो देखिए 7 एकम 7 है, और 14 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, और 7 एकम 7।
अब इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा, 121 है उसमें 11 का भाग जाएगा, तो 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 बच जाएगा, एक फिर से 11 हो जाएंगे, 11 एकम 11, और फिर 11 में 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11। तो यहाँ 5929 के अभाज्य गुणनखंड हुए 7 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 11। अब यहाँ इनमें भी देखें 7 का एक युग्म बन गया और 11 का एक युग्म बन गया, तो 5929 है उसका वर्गमूल होगा 7 गुणा 11, यानी 11 7 77, यह हो जाएगा आंसर। अब शेष सवाल है वो आपको इसी तरह से करने हैं। और अब देखिए 5 का सवाल। 5 का सवाल दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ भी सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, और जो अभाज्य गुणनखंड है उनमें 2-2 अंकों के युग्म बनाने हैं, और जो अंक युग्म बनने से रह जाए वही इस संख्या की सबसे छोटी संख्या होगी, जिससे उसको गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो चलिए एक को सरल करते हैं और समझते हैं कैसे करना है। सबसे पहले 252 है, उसके हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 252 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर बच जाएगा 1, 12 हो जाएंगे, 6 दूनी 12, फिर से 2 का भाग देंगे तो आएगा 6 दूनी 12 और 2 तिये 6। अब 2 का भाग नहीं जाएगा, अब देंगे 3 का भाग, तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, फिर से 3 का भाग देंगे आ जाएगा 7 तिये 21, और 7 में 7 का भाग देंगे आ जाएगा 1। तो यहाँ देखिए 252 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए, 252 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ देखिए 2 का भी युग्म बन गया, 3 का भी युग्म बन गया, लेकिन 7 का युग्म नहीं बना। अब इसको युग्म बनाने के लिए क्या चाहिए, एक 7 और चाहिए। तो यहाँ अतः है आपको आगे लिख देना है, अतः है 252 को 7 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्गमूल होगा। अब देखिए वर्गमूल क्या होगा, एक 2 का जोड़ा था, एक 3 का जोड़ा था, और फिर क्या बन जाएगा, इसको 7 से गुणा करने पर एक 7 का युग्म भी बन जाएगा। तो 2 गुणा 3 गुणा 7 हो जाएगा। अब 2 को करेंगे 3 से गुणा तो आएगा 6, और 6 को 7 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 42। तो यानी इसको जब हम 7 से गुणा करेंगे, 252 को 7 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 7 दूनी 14, असल की 1, और 7 पंजे 35 और 1 36, असल की 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, यानी 1764 आएगा। और इस 1764 का वर्गमूल हो जाएगा 42, यानी 42 को 42 से गुणा करते हैं तो 1764 आता है। तो ये आपको इस तरह से हल करना है। अब बाकी के जो भी 6 तक के सवाल हैं वो आपको इसी तरह से करना है। लास्ट में जो युग्म बनने से बच जाए उसी संख्या से उसको गुणा करना है, और फिर उस युग्म को पूरा करते हुए एक एक युग्म से एक एक अंक लेकर के उस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है। चलिए इसमें एक और देख लेते हैं, ये 2028 वाला 4 का देखिए जिसमें दी गई है 2028। अब इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले 2 का भाग देंगे आएगा 10 और ये हो जाएगा 14, फिर से 2 का भाग देंगे आएगा 5, 0 और 7, फिर 2 का भाग नहीं जाएगा इसमें, 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, बच जाएंगे 2, 20 हो जाएंगे,
छत्तीस 18 बच जाएंगे, 2 27 और 9 27 और 11 का भी नहीं जाएगा। अब इसमें 13 का भाग जाएगा, तो 13 का भाग देते हैं तो आएगा 13 एकम 13 और 16 में से 13 घटाएंगे तो बचेंगे 3 गुण 40 हो जाएंगे, 13 3 गुण 40, फिर 13 में 13 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1। तो यहाँ 2028 के अभाज्य गुणनखंड क्या हुए? अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। तो यहाँ देखिए 2 का भी युग्म बन गया, 13 का बन गया, लेकिन 3 का युग्म नहीं बना। तो ये जो 2028 है उसको हमें 3 से गुणा करेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो 2028 को 3 से गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी जिसका वर्ग होगा। अब यहां देखिए जब ये तीनों युग्म बन जाएंगे 3 से गुणा करने पर, तो एक तो युग्म होगा 2 कार, एक होगा 3 कार, एक होगा 13 का। तो यहाँ देखिए 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 और 13 को 6 से गुणा करेंगे तो आएगा 13 पंजे 65, 13 छिके 78। तो यानी ये 78 का वर्ग होगा। और 2028 है उसको आप गुणा करके देख लीजिए 3 से कितना आता है। 8 3 24 असल की 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 3 दूनी 6, यानी 6084 आएगा। और अब 6084 का जब वर्गमूल करेंगे तो वो आएगा 78, ये होगा आंसर। तो इस तरह से बाकी के जो शेष सवाल हैं वो भी आपको इसी तरह से करने हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी के 6 से 10 तक के सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक SRT Tech N यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।